खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। शमशान कब्रिस्तान के बाद अब बुर्के पर खालिस सियासत। बीजेपी ने यूपी में चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों के लिए बूथों पर बुर्का पहने महिलाओं की आइडिया चेक करने के लिए और उनकी पहचान जाहिर करने का मसला क्या उठाया, एक नया बवाल मच गया। कांग्रेस, बीएसपी, एसपी सभी बीजेपी को इस फैसले के लिए यह कहते हुए कोस रहे हैं कि दरअसल इस तरह के मुद्दे उठाकर मसले को कम्युनलाइज करना चाहती है बीजेपी और ध्रुवीकरण कर चुनावों में फायदा उठाना चाहती है। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि बुर्के की आड़ में दरअसल जमकर फर्जी वोटिंग होती है। एक ही महिला बुर्के की आड़ में कई बार वोट दे आती है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बुर्का वालियों की तो बात करती है लेकिन घूंघट वालियों की नहीं, क्योंकि उसकी मंशा समाज को बांटने की है। और तो और बीजेपी की सहयोगी शिवसेना कह रही है कि 5वें चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की नींद उड़ी हुई है और यूपी में अपनी हार देखकर वो बौखला गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बुर्के के नाम पर इस सियासत का मकसद है क्या? यही समझने की कोशिश करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। चार शादियां, ज्यादा बच्चे, 3 तलाक, लव जिहाद, गौहत्या, घर वापसी, कब्रिस्तान, शमशान, रमजान और अब बुर्का। इन लफ्जों को सुनकर लगता है कि किसी लुगत से चुन चुन कर निकाले गए हैं, जो एक के बाद एक इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात जारी हैं। 5 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और 2 मरहले बाकी हैं। ऐसे में अब मुस्लिम खवातीन बीजेपी के निशाने पर हैं। एक तरफ नकाब पहनकर वोटिंग करने वाली खवातीन की जांच की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ घूंघट में वोट डालने वाली खवातीन पर भी सवाल उठने लगे हैं। हमारी सियासत का म्यार इस कदर गिर गया है कि जो मुल्क में खवातीन को इज्जत व वक़ार दिलाने की बात कर रहे हैं, आज वही घूंघट और बुर्का जैसी बातों से इसे सरेआम बेपर्दा करने पर तुले हैं। हालांकि ये मामला नया नहीं है, कई बार इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन कबल दंगल गर्ल वजीर खेल विजय गोयल के इसी तरह के एक ट्वीट का सख्त लहजे में जवाब दिया था। उस वक्त भी इसी तरह की सियासी बयानबाजियां सुनने को मिली थीं। बीजेपी ने मुस्लिम खवातीन पर फर्जी वोट डालने का इल्जाम लगाया है। मामला सहारनपुर का है। शिकायत इलेक्शन कमीशन तक गई। इस मामले पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी की हिजाब पर सियासत को कांग्रेस पोलराइजेशन की सियासत करार दे रही है। बुर्के के अंदर में फेक या कहिए उसको एक बार 2 बार एक ही व्यक्ति कई बार जाके वोट डालते हैं, महिला पुलिस रहती हैं, तो वो देखेंगी। संवैधानिक व्यवस्था है और होनी भी चाहिए। चुनाव आयोग को अगर कहा गया तो कोई गलत नहीं है। कहा कि आरएसएस की ट्रेनिंग है, सब बीजेपी को जो समाज को बांटने के काम करते हैं। बीजेपी ने सिर्फ बुर्के की बात इसलिए की कि इसमें हिंदू मुस्लिम की फीलिंग आएगी और पोलराइजेशन से उनको वोट मिलेगा। समाज को धर्म के नाम पर बांटने की थोड़े से वोट के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। पोलराइजेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अब इनको कोई जब 3 फेज में जो बुरी तरह से हारते दिखे, तो ये तो प्रधानमंत्री के ही दिमाग में इस तरह की चीज़ें भरी हुई हैं, तो सब लोग बोल रहे हैं, उसी तरह से एक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मामला खवातीन की इफ़्फ़त व इज़्ज़त और मजहबी आज़ादी और आईनी हक से भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस पर रद्द अमल भी आना शुरू हो गए हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पोलराइजेशन की सोची समझी साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बाहिजाब खवातीन की जांच होगी तो घूंघट वाली खवातीन की भी जांच हो। वहीं शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में हुए 5 मरहले के इंतखाबात से बीजेपी की नींद उड़ गई है और यही सबब है कि वो वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने की बात करती है तो कभी बोगस वोटिंग की। और अब बाहिजाब खवातीन पर नजर रखने की बात कही जा रही है। बहरहाल अभी 2 मरहले बाकी हैं और बुनियादी मसाइल तो दरकिनार, बुर्का अहम इशू बन गया है। तरक्की, तरक्की और तरक्की का नारा लगाते नहीं थकने वाली बीजेपी संजीदा मसाइल के बजाय मखसूस फिरके के इर्द गिर्द अपनी मुहिम चला रही है। क्यों, ये बताने की जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो आखिर बुर्के के नाम पर इस सियासत का मकसद है क्या? यह है हमारी आज बहस का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रितु सिंह मौजूद हैं, बीएसपी की लीडर हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, स्टूडियो में ही हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। प्रणव झा साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और संजू वर्मा जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की इंटेलेक्चुअल सेल की मेंबर भी हैं, वो हमारे साथ मुंबई से इस बहस का हिस्सा हैं। और पंखुड़ी पाठक जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की, बस थोड़ी देर में वो हमारे साथ इस बहस में मौजूद होंगी। संजू वर्मा जी, पहला सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर बुर्के के नाम पर ये जो सियासत हो रही है, इसके पीछे मकसद है क्या? क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव यूपी में हो चुके हैं। अब आपको क्यों याद आया कि आप इलेक्शन कमीशन से जाकर यह शिकायत कर रहे हैं कि भाई फर्जी वोटिंग हो रही है बुर्के की आड़ में, इसलिए इसको खत्म करने का प्रबंध किया जाए? समीर जी, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये सवाल पूछा, क्योंकि हमें अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। आपने कहा टाइमिंग का मुद्दा है। मुद्दा टाइमिंग का नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे जो उपाध्यक्ष हैं जेपीएस राठौड़ जी और हमारी पार्टी के सीनियर दिग्गज नेता कुलदीप त्रिपाठी जी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को करीबन 3-4 हफ्तों पहले ही बताया था कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई कंप्लेंट्स आई हैं कि विमेन पुलिस कांस्टेबल्स को यूपी सरकार ने पोलिंग बूथ के बाहर डिप्लॉय नहीं किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां तक शिकायतें मिली हैं कि आपको तो पता ही होगा कि जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस होती हैं, while the overall monitoring is done by the Central Election Commission, ये बात आपकी ऑडियंस को जानना जरूरी है कि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो सारा प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, उसका चयन बाय एंड लार्ज स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये मुद्दा बहुत जरूरी है ये आपकी ऑडियंस को जानना कि अखिलेश यादव की सरकार ने पहले 2-3 चरणों में डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स की मतदान के दौरान हेराफेरी हो रही है, इन कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया। विमेन पुलिस कांस्टेबल्स को पोलिंग बूथ के बाहर डिप्लॉय नहीं किया। मैं कहती हूं इसमें कोई सियासत नहीं, यानी संजू जी, फिर तो ये आपका आरोप बहुत बड़ा हो जाता है। आप ये कह रही हैं कि पहले जो 5 फेजेस के इलेक्शंस हुए हैं यूपी में, उसमें अखिलेश यादव की सरकार ने धांधली की है। खत्म करने दीजिए। ये आरोप है क्या सीधा सीधा? मैं डंके की चोट पे कहती हूं कि ये आरोप है, और यदि इस आरोप की जांच की जाए तो अखिलेश यादव की सरकार इस पर बकायदा खरा नहीं उतरेगी। ये मैं आउट ऑफ द ब्लू ये एलिगेशन नहीं लगा रही हूं, बट यूपी में न्याय प्रणाली की क्या व्यवस्था है, क्या हालत है, ये ठीक है, मैं समझ गया। आपने अपना पॉइंट रख दिया, मैं समझ गया। प्रणव झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंखुड़ी तो भी नहीं आई हैं, इसलिए उनका रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा, हालांकि सीधे रिएक्शन उन्हीं से बनता था। प्रणव झा साहब, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। सीधे सीधे बीजेपी का यह आरोप है कि पहले जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें जबरदस्त तरीके से धांधली की गई है, लिहाजा यह बहुत जरूरी हो जाता है कि अब चुनाव आयोग को बताया जाए कि धांधली कैसे हो रही है। मैंने सुना समीर, मेरे आदरणीय पैनलिस्ट का, स्पोक्स पर्सन संजू वर्मा जी का, मैंने सुना ये दलील। बहुत गंभीर, बहुत संगीन आरोप लगाए हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बिल्कुल निष्पक्षता के ऊपर, चुनाव की प्रणाली के ऊपर, प्रक्रिया के ऊपर। और मैं इस समय तमाम वो लोग जो ईटीवी देख रहे हैं समेत हमारे सर, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि लोकसभा के इलेक्शन भी हुए थे, नहीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे जब इनके 73 एमपी चुन के आए थे, तब इन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? ठीक है रितु जी, एक बार सुन लें प्रणव को। जी प्रणव, आप अपनी बात पूरी कीजिए। 1 मिनट, हाँ सुन ले। हाँ, मैंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं लगाया समीर जी, मैंने अखिलेश यादव की सरकार पर लगाया है। बीच में बोलेंगे तो फिर इसलिए बिल्कुल वही मैंने कहा है। वाक्य को प्लीज अलग परिभाषा मत दीजिए। अब मैं अपनी बात
जी समीर मैं अपनी बात पूरी करूंगी तो मैं जब अपनी बात पूरी कर लूंगा उसके बाद उनको कहेगा, क्योंकि उन्हें भी अधिकार है, वो हमारी बात पे आक्षेप कर लेंगी। मैं बहरहाल ये कहना चाहता था कि जब हम पोलिंग स्टेशन जाते हैं, जब चुनाव होते हैं राज्यों में, तो पोलिंग बूथ पर एक मैनुअल ऑन पोलिंग होता है, एक डॉक्यूमेंट है, और ये जो डॉक्यूमेंट है उस 2016 की प्रति है। उसमें पॉइंट नंबर 6 जो है उसके बारे में मैं यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ, और जो ईटीवी का व्यूअर देख रहे हैं, उसमें ये प्रावधान है कि जब चुनाव हो तो चुनाव के बूथ पर जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में पर्दानशी औरतें आए तो वहाँ पे एक महिला अधिकारी की नियुक्ति हो, और वो महिला अधिकारी की ये जिम्मेवारी है हर बूथ पे कि वो देखा करें वहाँ कि वो जो पोलिंग आई कार्ड है, जो इलेक्शन आई कार्ड है, उसको देखकर, और अब तो मतदाता पत्र है जिसपे लोगों का चेहरा होता है, उसके बाद ही किसी को ये अधिकार होता है कि पोलिंग हो। तभी मैं कह रहा हूं कि जो हर एक आदमी जो बूथ पे पोल करने जाता है, बहुत ही ये मुश्किल है कि कोई फर्जी मतदान कर पाएगा। आज सब हम बैठे हैं ये डिस्कशन करने के लिए, और डिस्कशन क्या है कि क्या राजनीतिक पार्टियां फर्जी मतदान के पक्ष में है, क्या हम फर्जी मतदान के पक्ष में हैं? ऑफ कोर्स नहीं। फर्जी, इसमें बहस का मुद्दा क्या है? फर्जी मतदान ये संभव नहीं है। आप ये बात तो ऐसे कह रहे हैं तो जैसे ये कि ये हमें ये प्रश्न करने को मजबूर कर रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में इस स्तर पे अभी मतदान हुए निकाय चुनाव के, क्या उड़ीसा में इस तर्ज पे मतदान हुए? बहरहाल मैं बात को खत्म करता हूं, मुद्दा कुछ भी नहीं है। मुद्दा ये है कि जब चुनावी हार होने लगता है, ये मुझे लग रहा है जैसे ये 11 तारीख का डिबेट है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम 11 तारीख को चुनाव परिणाम के साथ बैठे हैं, चुनाव परिणाम के बाद लोग जो है आपस में दलीलें दे रहे हैं, और ये पक्ष कह रहे हैं कि फला हो गया, ठिकाना हो गया। हम सब जानते हैं एक मिनट संजू, मुझे सबको शामिल करना होगा पहले बहस में, ठीक है? हम सब प्रणव जी समझ गए आपकी बात, धैर्य से इंतजार कर लेंगे। इस आरोप में आपको कितना दम नजर आता है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। सर, ये बीजेपी का डर है। आज देखिए 5 चरण बीत चुके हैं, 6ठा चरण है। आज ये हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। अगर चेक करना है तो सबको चेक करिए, जितने भी पूरे उस प्रदेश के लोग हैं सबको चेक करिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चेक करने का अधिकार तो सबको। लेकिन भाजपा अच्छी तरह जान चुकी है कि हम हार चुके हैं, और अपनी हार को छुपाने के लिए आज ये हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण। इनसे पूछिए इन्होंने 2014 में ये क्यों नहीं किया, जब ये 73 MP चुनकर आए थे उस समय। मतलब आपको भी मंशा पर शक है ना, बीजेपी की मंशा पर शक है आपको भी? कश्मीर में तो सारे लोग बुरखे में रहते हैं, जहां इनका शासित प्रदेश है, वहां इन्होंने ये क्या कहते हैं बुरखे वाला पैरे चेकिंग क्यों नहीं करी? तो भाजपा अच्छी तरह हार चुकी है, और इसलिए ये ध्रुवीकरण अपना रही है कि हिंदू मुस्लिम को किसी तरह, इनकी एक आदत है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ या उनके बारे में ऐसा कहो, तो ये अपनी हार नहीं। लेकिन मंशा तो पार्टी ये बता रही ना कि फर्जी जो मतदान हो रहा है उसको हम रोकने की कोशिश करें, गलत क्या है? तो इनको लोकसभा में क्यों नहीं याद आया? नहीं, अभी इस इलेक्शन की बात, 4-5 चरण बीत जाने के बाद आज याद आ रहा है इन्हें। हर किसी को पता आज है ये तो सपा सरकार पे बार-बार मतलब उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, ये तो गलत बात बता रहे हैं। ठीक है रावत साहब, आपको कांग्रेस की दलील समझ में आती है? वो कह रहे हैं कि सिर्फ बुर्के का जिक्र क्यों किया जाता है, फिर तो घूंघट वाली महिलाओं का भी जिक्र किया जाए ना। अगर फर्जी मतदान रोकना है, और फर्जी मतदान अगर छुपकर हो रहा है, हालांकि बहुत इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे ढंग से इलेक्शन करा रहा है, मुझे ये बात स्वीकारने में कोई भी शको शुबा नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से मतदान इस बार हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो फिर घूंघट वाली महिलाओं और बुरखे वाली महिलाओं के लिए रूल्स तो एक होने चाहिए ना, ये कह रही कांग्रेस पार्टी। क्या गलत है? देखिए, झा साहब ने बोला है, उनका मत हो सकता है, उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन बुरके में जो स्त्री होती है वो पूरी ढकी होती है, और उसको पहचान पाना एक ही कलर का बुरका होता है। और असल बात तो चेहरे की काले का, और चेहरा और जो घूंघट में चेहरा होता है उसमें हर एक स्त्री ज्यादातर कपड़े अलग होते हैं, और जो मुस्लिम महिलाएं उनका ज्यादातर मैक्सिमम 90% ब्लैक होता है, और उसमें बार बार वो महिला आ सकती है तो पता नहीं चलता, वो एक कारण हो सकता है। इसलिए झा साहब को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात को। जो हिंदू जो महिलाएं होती हैं उनका सबका कोई सूट पहनती है, कोई साड़ी पहनती है, तो किसी का ब्लाउज होता है, तो कोई घूंघट करती है, कोई नहीं करती है। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया? ये सब चीजें पहले से ज्यादातर 90% महिलाएं आजकल गांवों में भी घूंघट नहीं करती हैं, इसलिए उसमें कुछ लोग भी चले जाते हैं। बुर्का पहन करके पहले तो कई बार ऐसा होता था
स्पष्ट जब करें। ये कार्ड नहीं होता था तो समीर, मैक्सिमम हाँ, लड़के जाकर के, बिल्कुल आपने सही कहा, जब ये कार्ड नहीं होता था, तब नहीं जब होता वोटर था। आईडी कार्ड लोगों के पास नहीं होता था, स्लिप पर नाम जाता था, तब इस तरह के मतदान बहुत फर्जी ज्यादा मतदान होते थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि जिन महिलाओं की वोटर आईडी लेकिन अब कार्ड कैसे? नहीं है और हाँ। वो बुरके में आ जाएं, हाँ। दूसरे का कार्ड लेकर के आ जाएं, और अगर वहां उनको कोई नहीं देख पाता, पहचान नहीं कर पाता, तो ये फर्जी वोटिंग का मामला हो सकता है। और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, चेक होना चाहिए। अगर संविधान ने और चुनाव आयोग ने सब ये दिया है, हमें अधिकार दिया है और पुलिस की व्यवस्था की है, तो नीट एंड क्लीन मतदान होना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है इनको? रीतू जी को क्या दिक्कत है? रशीदी पंकज जी को क्या साहब, दिक्कत है? झा साहब को क्या दिक्कत क्या नहीं है? आप आप तो बोलिए ना। इल्जाम लगा रहे हैं, 5 चरण हो चुके हैं, आज मैं आपको कह याद आ रहा रहा हूं कि अगर है। और चुनाव जम्मू आयोग कश्मीर में तो सारे बुरके वाले की हैं। व्यवस्था के नहीं, ऊपर आप उंगली उठाते हो, मेरे तो को सब लोग गलत बताइए, है। भाजपा सरकार ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में तो सारे अगर बुरके वाले एक- तब एक क्यों चुनाव नहीं आयोग किया? नंबर वन और पार्टी जब इस क्या पार्टी कहते को हैं लोकसभा नंबर का चुनाव आयोग की इलेक्शन मंशा हुआ, पर सवाल कौन यूपी उठा में रहा है? तब क्यों नहीं कौन किया? कह रहा है कि फर्जी तो मतदान आज की आशंका है? आज भाजपा हार यदि चुकी मुझे है आपने डिबेट पे और बुलाया है इसीलिए तो मुझे ध्रुवीकरण बोलने का हो देखिए, गया। हार जीत के लिए ठीक है, आप ठीक है, नहीं, एक मिनट, बिल्कुल रावत साहब, खुशी नहीं है। रावत साहब सबको बिल्कुल मौका हार देते चुकी हैं। है। रावत तो साहब, अंदर से समझ रावत साहब चुकी है कि सबको हम मौका हार देते हैं। चुके हैं। रशीदी साहब, दिक्कत क्या है? ये सवाल उठा रहे हैं रावत साहब, दिक्कत क्या है अगर ये कहा जा रहा है कि बुरके वालों की जांच हो? एक मिसाल है कि खिसियानी समीर जी, या तो मुझे बोलने का मौका दीजिए मामला या कुछ फिर भी मुझे नहीं है। बुलाइए मत। मामला कुछ भी नहीं है। नहीं मैडम, आप संजू जी, बोल सबसे चुके हैं। पहले आपसे ही दो सबसे सवाल मैंने पहले किए आपसे हैं और पूछा आपने गया, दो हम- लंबे लंबे हम जवाब दिए बिला हैं। वजह नहीं बैठे प्लीज हैं यहाँ पे। ऐसा आरोप हम मत भी लगाएं। बोलने के लिए बैठे हैं। ठीक है, बाकियों को और भी लोग आप हैं, दूसरे लोगों और भी लोग हैं बहस का हिस्सा। संजू जी, मराएगा आपका। इतनी तो नाराजगी मैंने- नहीं ठीक है जी। समीर जी, मैंने बोला है हाँ। कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और ये कहावत बिल्कुल आज 100% जो है बीजेपी पर साबित हो रही है। जी, बीजेपी को ये सारी चीजें आज क्यों नजर आ रही हैं? दूसरी एक बात, मैं बड़ा अफसोस होता है मुझे ये बात सुनकर कि आज ये बातें कही जा रही हैं। आप कहीं भी चले जाइए, जहां भी मतदान होता है, लेडीज की लाइन अलग होती है और उस लाइन में बाकायदा लेडीज कांस्टेबल ऑलरेडी होती है। हाँ। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए। आज ये अलग से आवश्यकता क्यों पड़ गई इस बात के लिए? वो कह रहे हैं यूपी में नहीं हो रहा है ना नहीं, ऐसा। यूपी आशंका में हो रहा फर्जी है। मतदान। मैं जिस गांव से आता हूं, मैं अपने गांव में हर बार हर इलेक्शन में देखता हूं कि लेडीज के लिए लेडीज कांस्टेबल अलग से होती है। वहां जेंट्स पुलिस जा ही नहीं पाती, वहां लेडीज पुलिस अलग से होती है, चूंकि लाइनें अलग अलग होती इलेक्शन है। कमीशन पहले का तो सवाल एक उठा साथ रही होता है। था, अब लाइनें अलग अलग हैं तो लेडीज कांस्टेबल भी होती है उसमें। ये तो ऐसा होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बुरके का नाम लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति है, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मुसलमान का नाम। ध्रुवीकरण की कोई बिल्कुल बिल्कुल राजनीति नहीं है। अरे और मेरे भाजपा भाई, का डर कंप्लेंट बोल है। रहे हैं ये। इस तरह से फर्जी वोटिंग अरे हुई रावत है, साहब, तो उसके रावत ऊपर साहब, जरूर मुझे इंक्वायरी बताइए होनी ना। चाहिए और वहां पर पुलिस आप होनी चाहिए। नहीं, महाराष्ट्र में सवाल इसलिए उठाया जा रहा है ना, सवाल ये है, रावत साहब। सवाल ये है, लोकसभा के सवाल ये है। इलेक्शन हुए तब नहीं, क्या कहते हैं बीजेपी बिल्कुल क्यों नहीं नहीं बोली? सुनिए। 5 जहां चरण पर बीत चुकने गलतियां के बाद दिखती क्यों हैं, नहीं वहीं बोली? से बाहर की गुंजाइश आज होती बीजेपी है। को याद आ रही है, अगर बीजेपी बीजेपी समझ जीत जाती है चुकी तो है वहाँ कोई 5 क्वेश्चन चरण नहीं के है। बाद क्या हम अगर हारे एक हैं? सीटें आ जाती हैं, कोई अगर क्वेश्चन लॉ नहीं एंड है। ऑर्डर जिस आज स्टेट में भी भाजपा नहीं है, जान अगर चुकी लॉ है एंड कि हम ऑर्डर एक एक हारने करके, नहीं एक एक है, करके, और एक एक वहाँ करके। इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो निश्चित इस तरह की तौर पर बातें संज्ञान करेंगे। लेना चाहिए। ठीक है। कहाँ से- उत्तर प्रदेश का लॉ इलेक्शन एंड ऑर्डर, कमीशन को- महाराष्ट्र का सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर में फर्क है। इलेक्शन कमीशन को इसलिए बीजेपी हो क्या मान सकता है रही यहाँ है? फर्जी वोटिंग हुई हो, इलेक्शन कमीशन को और- बीजेपी और मान रही है। बुरके के अंदर फर्जी वोटिंग हुई हो। ठीक है। इसलिए अगर एक ये सेकंड, रिपोर्टें आई हैं, संजू वर्मा जी, तो गलत नहीं हो सकती। हाँ, समीर भाई, 10 सेकंड। समीर जी, मैं ये पूछना जी। चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, मैं आ रहा हूं आप संजू इलेक्शन जी। कमीशन को मान रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांगेंगे, हाँ। ध्रुवीकरण नहीं करेंगे। है। आपने पूरे इलेक्शन में क्या किया है? वो तो आपने- सभी कर रही हैं, वो कौन सी सभी पार्टियां कर सुन रही हैं? वो तो सभी पार्टियां कर रही शुरुआत हैं। किसने मायावती किया है? जी भी कर रही बीजेपी ने है, शुरुआत अखिलेश किया भी है। कर रही ठीक है, है, कांग्रेस भी कर रही है। संजू सर, वर्मा जी, बीजेपी ने चुनाव शुरुआत में करी ये है। सब होता है। संजू वर्मा जी, रोज उठ एक जाते हैं मिनट, मोदी एक जी, मिनट, चले आते हैं, कभी किसी को ब्लेम एक करते हैं, मिनट, देश के बिल्कुल। प्रधानमंत्री को संजू शोभित वर्मा देश जी, है। मायावती जी ने एक मिनट, रावत साहब, रावत साहब ऐसे नहीं कीजिए, रावत साहब, रावत साहब बीच में नहीं बोलिए, रावत एक साहब, देश के प्रधानमंत्री है या रावत बीजेपी साहब, के एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। रावत साहब एक मिनट। संजू जी, आपने जो आरोप लगाया उसका कुछ समीर जी, आधार क्या है? मैं आपने बोल कहा कि सकती हूं? संजू जी, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, सुन तो लीजिए। सवाल यह है कि जो आपने आरोप लगाया कि 5 चरण के जो चुनाव अभी तक हुए हैं उनमें धांधली हुई है, फर्जी वोटर्स ने वोट डाले हैं, इसका कोई आधार, कोई बेसिस है या फिर हवा हवाई आरोप है? इसका नहीं समीर जी, ये हवा में बोलने वाली बात नहीं है। इसका आपको जो आधार चाहिए, आप जेपी राठौड़ जी और कुलदीप त्रिपाठी, हमारे जो 2 दिग्गज नेता हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ध्यान इस ओर डेटा के साथ आकर्षित किया है। आप उनसे बातचीत कीजिए, वो लेटर को एक्सेस कीजिए और जानिए। मैं तो यहां तक कहूंगी कि पोलिंग बूथ्स में ये जो बार बार रितु सिंह कह रही हैं, आप इस एक मिनट, सुने तो दीजिए,
सुनने दीजिए, पंखुड़ी उस वक्त थी नहीं जब आरोप वो लगा रही थी, अब पंखुड़ी भी सुन रही हैं। जी, मेरे को बोलने दीजिए।
प्लीज लेट मी कंप्लीट। 2014 की बात ये रितु सिंह बार बार कर रही हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि इलेक्शन कमीशन का ध्यान तभी आकर्षित होगा जब हमको डेटा समेत ये जानकारी मिलेगी कि धांधलीबाजी घोटाला हो रहा है। और इस बार विमेन पर 2014 का जवाब फिर भी नहीं दे पा रही आप। एक मिनट 2014 का जवाब आज आपको 5 चरण बीत जाने के बाद आपको याद आ रही है? नहीं, विमेन पुलिस कांस्टेबल जब आप सत्ता में 73 ठीक है रितु जी, विमेन पुलिस, आप चुप रहिए, पूरा सवाल सुन लेने दीजिए। चुप रहिए थोड़ा, बहुत आप चिल्ला ली हैं, जरा चुप रहिए। इसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। क्या आपने विमेन पुलिस कांस्टेबल्स डिप्लॉय किए हैं? विमेन पोलिंग ऑफिसर्स डिप्लॉय किए हैं, ठीक है रशीदी साहब, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिप्लॉय किए हैं। पहले इस बात ऐसे क्या गलत बात है किसी बात पे किस तरह से ये हमको एक लेडीज गलत बात है। अरे आप तो सुन लीजिए रावत साहब, एक लेडीज बैठ के धमकाएगी, प्रवक्ता है उनकी बात सुननी चाहिए। प्रवक्ता है तो डंडा हाथ में लेके आप डंडा लेके तो आप बैठे, आप उनकी बात ही बकवास करनी है कि रशीदी साहब नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप बकवास करते हैं। आप बताएंगे धर्मगुरु और ये कह रहे हैं रावत साहब रशीदी साहब, ठीक है अब जवाब ले लें, बकवास कर रहे हैं। रावत साहब जवाब ले लें। एक मिनट इनकी भाषा इनको रावत साहब हो गया आपने अपनी बात, सॉरी बोलना चाहिए, आपने अपनी बात सॉरी बोलना चाहिए, धर्मगुरु के तौर पर सॉरी बोलना चाहिए। आप एक महिला को बोलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, अगर आप लोग ऐसा ही बोलते रहे तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। रशीदी साहब नहीं, नेशनल रशीदी साहब नहीं, आप उनको इस तरह की बातें नहीं कर सकते। रशीदी साहब आप अपनी भाषा पर संयम रखिए। रावत साहब एक मिनट, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। रावत साहब एक मिनट, रावत समझ नहीं देती है। रावत साहब पंखुड़ी जी, सीधे आरोप है बीजेपी का कि जो पहले 5 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें अखिलेश यादव की सरकार ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से वोटिंग करवाई है, फर्जी मतदान जमकर हुआ है, जिसके चलते आज बीजेपी को इलेक्शन कमीशन से यह शिकायत करनी पड़ी है कि आगे के 2 चरणों में ऐसा ना हो। समीर जी देखिए, एक जगह ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाजपा तो चुनाव जीत चुकी है, हाँ। अब तो ये बोनस कुछ सीट रह गई है, हमें बोनस दे दो। फिर ये कहते हैं कि नहीं हमें हराने के लिए ऐसा कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि इनका जो डर है, और एक किसी के सर पे तो भांडा फोड़ना ही है कि क्यों हारे, तो कह देंगे। और मैं बता दूं कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है कि चुनाव सरकार नहीं कराती है, इलेक्शन कमीशन कराता है। हाँ। वहां पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स होते हैं और उनके चाहने पर वहां पे जो स्टेट के भी अफसर होते हैं वो तैनात होते हैं, उसके हिसाब से बदले जाते हैं। चुनाव से एक रात पहले तक बदले गए हैं, चुनाव से पोलिंग से एक रात पहले तक अफसर बदले गए हैं। अब जहां तक बात इसकी है कि ये कह रहे हैं कि संजू जी, मैंने अभी तक बोला नहीं है, बोलने दीजिए संजू जी। पोलिंग ऑफिसर्स क्यों नहीं? देखिए मैं पहली बार ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। भाजपा के प्रवक्ता को अधिकार है बोलने का। हम पूरे दिन मन की बात आइए, मोदी जी सबको सिर्फ संजू जी का डिप्लॉयमेंट हुई अधिकार है बोलने का। समीर जी ऐसे आपके चैनल पे तो इस तरह की डिबेट नहीं होती है क्या? आप अपनी बात कीजिए, हम सुन रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि एक महिला बुरके में आती है, कई बार वोट डाल देती है, तो वो एक इंक होती है जो उंगली में लगाई जाती है, तो वो इंक क्या थोड़ी देर में मिट जाती है? या इलेक्शन कमीशन पे इन्हें भरोसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इंक भी गलत लगा रही है? तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक ध्रुवीकरण की राजनीति है। इलेक्शन कमीशन जो महिला, एक मुस्लिम समाज की महिला जो पर्दा नशी है, जिसको इस बात का इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, लेकिन आपकी सरकार पर भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर भरोसा होता है महिला तो आरोप नहीं लगाई गई ताकि इस तरह का फर्जी मतदान हो मैं एक बात बताती हूँ, पहला फेज का चुनाव था, इनके मंत्री, इनके बड़े सीनियर एक लीडर है संगीत सोम, उनका भाई पिस्टल लेके घूम रहा था, पोलिंग बूथ में लोगों को डरा रहा था। तो किस तरह से ये लोग कैसे इलेक्शन कमीशन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? इनके प्रदेश अध्यक्ष कमल का चिन्ह लेकर जाते हैं वोट डालने, तो ये किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन की? ये कोई नियम कानून में ये लोग भरोसा नहीं रखते हैं। और फिरोजाबाद से भी एक वीडियो आई थी जिसमें इनके पार्टी का
एक प्रत्याशी हम धमका रहा था पोल ऑफिशियल्स को कि जिन लोगों के पास कार्ड नहीं थे इलेक्शन के समीर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। जवाब दिया जा रहा है तो आप सुन नहीं रही कर रहे हैं। प्रणब झा एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी पंखुड़ी, कि मुस्लिम महिलाएं डर के मारे घर बैठ जाएं और वोट डालने ना आए, उनमें खौफ पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। आप चुप करा लें समीर, उनसे इतने शोर शराबे में कुछ बात कह नहीं पाऊंगा। क्या खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है एक वर्ग में, जो पंखुड़ी कह रही है? समीर को अभी तक हथकड़ी इतना डर गया मुस्लिम महिलाओं से, आप मुंबई को चुप, आप मुंबई को चुप करा लें तो उसके बाद कुछ कहें, भाजपा के लोगों को चुप करा लें तो देश के बाकी लोग कुछ कहें। ठीक है पंखुड़ी जी। कौन सी न्याय प्रणाली की बात प्रणब कर झा रही साहब, हैं? भाजपा के लोग चुप हो जाएं तो कुछ कहे बाकी लोग देश में। जाके एनसीआरबी का डेटा हाँ, देखिए। मैं ही कह रहा था, निवेदन ये कर रहा था मैडम पढ़ी लिखी लग रही है, दिल्ली भाजपा के लोग अगर चुप हो जाएं तो देश के बाकी लोग कुछ संजू बोल जी, रहे संजू जी, मध्य दूसरों को भी प्रदेश सुन is लीजिए number one. प्लीज। समीर, महाराष्ट्र, आप मध्य शांत प्रदेश, रहिए, राजस्थान, ठीक है, they are पंखुड़ी, way पंखुड़ी, ahead of you. पंखुड़ी, शांति कर लें। प्रणब झा साहब, मेरे को पढ़ के आए जब किसी प्रणब झा साहब, एनसीआरबी का प्रणब झा साहब जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा। अनपढ़ गवार की तरह बात मत करिए। महिलाओं को शांत करा लें। आपके अखिलेश यादव, महिलाओं को शांत करा लें तो गवार की तरह बोलते हैं और महिलाओं को शांत करा लें। ये पढ़ के आई है विदेश में, अर्थव्यवस्था की आपको जानकारी नहीं है। ये भाजपा की प्रवक्ता है, विदेश से पढ़ के आई हैं और देखिए कितनी क्या संजू जी मुझे आपकी कितनी सुंदरता से अपनी बातों को रख रही मुझे है। आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। मुझे आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी संजू जी। ईटीवी के व्यूअर देखें, ये विदेश से पढ़ के आई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता जो है विदेश से पढ़ के आई हैं बीजेपी की प्रवक्ता, और इतनी सुंदर तरीके से अपने बातों को रख रही है। मैं तीन बातें रखना चाहता हूं, तीन बातें कहना चाहता हूं, इन शोर शराबे में अगर मेरी बात आप तक पहुंच पाए, लोगों तक पहुंच पाए। तीन बात कहना चाहता हूं कि इस माहौल में बसपा भाजपा दोनों की बात कही, गठबंधन की बात में रखना चाहता हूं कि हमने एक बारी भी धर्म की राजनीति की बात नहीं की। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, पता नहीं आपको किसने ये बात कही कि मैं एआईसीसी में बैठा हूं, यहां से ना तो हमने बुर्के की बात की, ना तो घूंघट की बात की है। और तीसरी बात संजू जी को मैं नहीं, प्रणब झा साहब, शकील अहमद साहब का स्टेटमेंट है आज, और सबका ध्यान इस ओर आकर्षित जो मैंने कोट किया हूं। मैं अभी रुक जाए, मैं तीसरी बात कह लेता हूं। मैं ये कहता हूं, शकील पहले तो शकील अहमद की बात कह दूं कि जब ये बताएं, जब फोटो लगा है वहां आपके वोटर आईडी कार्ड पर, तो क्या जरूरत है किसी घूंघट को देखने की और क्या जरूरत है किसी बुर्के को देखने की? नहीं, आपने पूछा जो ना कि आदमी मैंने वो वोट करने जाता है। और उसी बात से तीसरी बात ये है कि हर बूथ में वेबकास्ट हो रहा है, हर बूथ से वेबकास्ट हो रहा है लाइव। कहीं भी मुंबई में बैठी संजू वर्मा देख सकती हैं कि पोलिंग बूथ कैसे हो रहा है। उसके बाद कैसे आप सवाल उठा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पर? ये पोलराइजेशन करने की बात नहीं है, ध्रुवीकरण करने की बात नहीं है, तो और क्या बात है? वो इंसान दोनों एक है या नहीं, इसकी जानकारी कौन लेगा? अरे आपको बुर्का, कब्रिस्तान, शमशान के अलावा कुछ नजर नहीं आता क्या? वो वेबकास्ट में आप लीजिए, बैठे आप जहां बैठी हैं, पूरी दुनिया ले रही है, जांच कौन करेगा? पूरी दुनिया ले रही है, देख रही है। वो मोदी जी ने कभी वो वेबकास्ट में देख रहे हैं लोग। 3 सालों में आपने विकास का कोई काम किया है? सिवाय इसके कि नफरत की राजनीति करते हो आप लोग, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हो आप लोग। घूंघट की बात कह रहे थे, मैं उस पर कहना चाहूंगी, कौन सी राजनीति आप हिंदुस्तान में करना चाहते घूंघट की बात अगर किसी ने कही है तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तस्वीरें देख लीजिए कि कितना मुंह ढककर घूंघट किया जाता है जिसमें चेहरा नहीं दिखता है। और उन महिलाओं को एक बार आप बोल के देखिएगा कि किसी पुरुष जो पुलिस वाले हैं उनको आप अपना घूंघट ऊपर करके दिखाइए, आपको पता लगेगा कि क्या रिएक्शन होगा। तो ये एक कम्युनिटी को टारगेट करना, उनकी औरतों को डराने की कोशिश करी जा रही है, बहुत साफ है, बहुत साफ है। ठीक है, मैं आऊंगा संजू जी आऊंगा। जब सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद होता है, फिर व्यूअर्स तक कुछ पहुंच नहीं पाता। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए, तो व्यूअर्स हमारे सुन भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आप कहना क्या चाह रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बुर्के के नाम पर इस सियासत का मकसद आखिर है क्या, बात करने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो आखिर बुर्के के नाम पर इस सियासत का मकसद क्या है, यह है हमारा बहस का मुद्दा। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बहस की शुरुआत में एक और बड़ा आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की सरकार पर, अखिलेश यादव की सरकार पर, कि अब तक के जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें जबरदस्त धांधली हुई है। इसका मैं चाहता हूं सीधे सीधे पंखुड़ी आपसे एक जवाब। सबसे पहले देखिए, मैंने पहले भी कहा, जब
आपको हार का संकेत मिल जाता है, जब पता लग जाता है, तो मोदी जी क्या कहेंगे जाकर, क्या जवाब देंगे कि कैसे, क्योंकि पूरे चुनाव के कैंपेन के हेड वो हैं, सीएम का चेहरा भी वही, पीएम भी वही, स्टार कैंपेनर भी वही, सब वही हैं। तो जब ये हार का जब फिक्स की जाएगी अकाउंटेबिलिटी की क्यों हारे, तो कह देंगे इन्होंने अखिलेश सरकार ने हरा दिया। तो किसी ना किसी, अब आप देखिए बनारस में क्या हाल है, 5 सीट के लिए दर्जन से ज्यादा कैबिनेट के मंत्री वहां बैठे हुए हैं। तो इतनी नर्वसनेस, इतना डर है, और क्यों तीसरे चौथे चरण के बाद कब्रिस्तान, शमशान घाट, कसाब, क्यों बात करनी पड़ी? ठीक है संजू वर्मा जी, काफी स्पष्ट है, जनता समझ रही है। जनता संजू वर्मा जी, आप मुंबई में बैठी हैं और शिवसेना ने आज इस मसले को लेकर क्या कहा है बीजेपी के लिए, यह भी आपको पता होगा। शिवसेना की तरफ से साफ कहा गया कि हार की बौखलाहट में बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है, फर्जी मतदान हो जाएगा, बोगस वोटिंग हो जाएगी, इस तरह की बातें की जा रही हैं। वही चीज पंखुड़ी कह रही हैं। अच्छा समीर जी, अभी जब पंखुड़ी बोल रही थी मैं चुप थी, मुझे 1 मिनट का वक्त चाहिए। मैं शिवसेना ने जो कहा उस पर भी अपनी टिप्पणी दूंगी, और जो पंखुड़ी ने कहा, पहले शिवसेना ने जो कहा वो उनका ओपिनियन है, वो हमारे अलायंस पार्टनर है, बट वी अग्री टू डिसएग्री ऑन मेनी थिंग्स। ये बात तो आपने भी देखा होगा। ठीक है, शिवसेना ने तो यह भी कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जीडीपी ग्रोथ 2% नीचे आ जाएगी। Q3 की जीडीपी 7% है, और मूडीज ने और वर्ल्ड बैंक ने डिमोनेटाइजेशन को ये तो अलग ही बात अपलॉड किया है। ये मैं रिकॉर्ड पे बोलना चाहती हूँ। क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन इज एन एग्जांपल टू बी फॉलोड बाय अदर कंट्रीज। छोड़िए डिमोनेटाइजेशन छोड़ देते हैं हम, पे आना चाहती हूँ। वो कहती है बीजेपी बौखला गई है, अपडेटेड नहीं है। नहीं, वो कहती है बीजेपी बौखला गई है। 11 मार्च तक इंतजार कीजिए। अखिलेश यादव ने ना तो नौकरियां दिलवाई हैं, 1 करोड़ यूथ विल बी अनएम्प्लॉयड एज पर NSSO बाय दिसंबर 2017। जो औद्योगिक विकास है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एवरेज इन द लास्ट 5 इयर्स है 1.64, 1.6%। दैट डिड नॉट हैपन। 1.5 करोड़ नौकरी दिला भाजपा सरकार। आप मत बोलिए, अभी आप मत बोलिए, आप मत जवाब बोल रही हैं। आप चुप रहिए, आप बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं लगती है। आप कोई खुद तो जवाब दे रही हैं। संजू वर्मा जी इस तरह से पर्सनल टिप्पणियां आप नहीं करेंगी। किस तरह की बात कर रही हैं? संजू वर्मा जी, पर्सनल टिप्पणियां मत कीजिए प्लीज। अगर मैं पढ़ी बहस की मर्यादा बनाकर रखिए। आप तो पढ़ी लिखी है, कम से कम संजू वर्मा जी, आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ ये बताओ। समझे, क्योंकि जो आपकी भाषा है उससे कुछ और ही लग रहा है। क्या फायदा हुआ ये बताइए। अगर आप पढ़े लिखी हैं, हम तो कोई पढ़े लिखे नहीं है, सारे पढ़े लिखे लोग। मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं कि आज तक उनकी डिग्री नहीं मिल पाई। उनकी डिग्री कहाँ गई? स्मृति ईरानी इतनी पढ़ी लिखी है कि उनकी डिग्री का भी पता नहीं चला। तो सारे पढ़े लिखे लोग आपकी पार्टी में है, अगर सरकारें काम नहीं करती तो इसी तरह से आगे ठीक है रितु जी, वैसे हमारा आज का मेन सवाल ये था कि बुर्के का जिक्र करके क्या पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा सकती है, क्या ऐसा हुआ है? ठीक है पंखुड़ी जी, ठीक है पंखुड़ी, बिल्कुल सही बात है कि ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा अच्छी तरह जान चुकी है कि हम हार चुके हैं। आज इन्हें 5 चरण होने के बाद इन्हें पता चल गया था कि हम किस धरातल पे खड़े हैं, और इसीलिए आज ये मुस्लिमों की क्या कहते हैं पर्दे में ये सब चीजें चेक करना चाहते हैं। तो ये एक इनकी जो इनकी नहीं तो मुस्लिम वोट नहीं चाहिए क्या बीजेपी को? नहीं, इनका डर तो पहले ही कह चुके हैं, वो हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, कितनी बार क्योंकि उन्होंने तो टिकट ही नहीं दिया। नहीं चाहिए तो कम से कम आपका वोट डालने का अधिकार अब उन्हें यही है कि ये लोग वोट न डालें, ये महिला वोट न डालें। ठीक है रशीदी साहब, लोकसभा में आपका स्कोर था 0। ठीक है, और अभी भी आप संजू वर्मा जी आपने अपनी बात कह ली, रितु जी घबराइए, आपने अपनी बात कह ली संजू वर्मा जी, अब दूसरों को भी सुन लीजिए। ठीक है रशीदी साहब, क्यों ऐसा ये लगता है कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये मंशा है, क्यों ऐसा लगता है? मायावती जी को कितनी तमीज है हमने देखा है। अरे सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनने का भी मादा रखिए। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आपकी जबान से पता चल गया। आपको नहीं, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आपकी जबान से भी पता चल रहा है। आप जितना बोल रही हैं पता चल रहा है कितनी पढ़ी लिखी है। रशीदी साहब सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए, संजू वर्मा जी मेरा एक सवाल सुनिए, सुनिए मेरा एक सवाल। आपको नहीं सकता, अरे आप मेरी बात सुनिए। ऐसे एक दूसरे को हम तमीज सिखाने लगेंगे तो फिर तो हो चुकी बहस।
ये बात याद दिलाना। संजू जी सुन लीजिए, घोटाला हुआ था। ठीक है, आप बोलिए रशीदी साहब, आप स्क्रीन पर हैं, स्क्रीन पर आप हैं जी, आप बोलिए बोलिए, आवाज जा रही है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप मुझे ये बताइए, ऋतु जी सुन लीजिए, रशीदी साहब, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जो और प्रदेश है, ठीक है, छोटे देश है, वहाँ का रेट और आज यहाँ हिंदुस्तान का रेट देखिए। ठीक है, मोदी जी को कमीशन आ रही है क्या? ठीक है, ऋतु जी, अंबानी से कमीशन आ रही है। ऋतु जी एक मिनट, रशीदी साहब पढ़िए, कुछ ज्ञान लीजिए। ठीक है, रशीदी साहब, हम तो अनपढ़ हैं, आप कितने पढ़े लिखे, पता चल गया चैनल पे बैठ के। ठीक है, सब लोगों को पता चल गया। डिमोनेटाइजेशन का मतलब नहीं मालूम। रशीदी साहब बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना, आपकी आवाज वैसे भी बहुत बुलंद है। अरे रावत साहब, आप ना शुरू हो जाइए प्लीज। नहीं रावत साहब, एक मिनट, रावत साहब नहीं, मैं नहीं, रावत साहब नहीं, मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, नहीं सर, आप कैसे सॉरी बोलेंगे? नहीं, आप क्यों सॉरी बोलेंगे? आप इनसे बोलिए, आप धर्म गुरु हैं। नहीं, आप क्यों सॉरी बोलेंगे? को सपोर्ट कर रहा था। आपने कोई ऐसी बात ही नहीं, आपके साथ असभ्यता की भाषा का इस्तेमाल किया है तो मैं उसके लिए आपसे माफी। ठीक है, रशीदी साहब आप अपनी बात कीजिए। उनको इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेशनल स्पोक पर्सन है, उनको मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं मुद्दों पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बीजेपी के स्पोक पर्सन से ये पूछना चाहता हूँ जी, और कुछ सिखा लें, ये मत सिखाइए उनको, ये नहीं सिखा पाएंगे। याद रहता है आपको, ना तो नजीब का पता है कि नजीब कहाँ है, ना आपको मध्य प्रदेश से जो ISI के एजेंट पकड़े गए उन पर कोई बात करने नहीं। सुन लीजिए एक मिनट, ना इनको ये पता है कि बच्चा चोरी में अभी इनके लोग पकड़े गए हैं। सारी सभ्यताएं, सारी चीजें इन्हीं के पास हैं। सारी दुनिया के लोग देशद्रोही हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग, और सभी लोग अनपढ़े लिखे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, विकास पर कब बात करोगे आप? आपने 3 साल से कौन सा विकास कर दिया है? एक काम अगर आप मुझे गिनवा दें कि ये विकास का काम किया है तो मैं मान जाऊंगा। आपको एक काम गिनवा दीजिए सिर्फ, आप बताइए मुझे कौन सा विकास का काम कर दिया है सिवाय नफरत की राजनीति। ठीक है, मैं आपको एक नहीं, आपको कई काम गिनवा दूंगी। ठीक है, मैं आपको कई काम गिनवा दूंगी। पहली बात, जो 2 करोड़ फ्री LPG कनेक्शन मिली है, 40% ऑफ दैट हैज बीन एलोकेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। पॉइंट नंबर 2। ठीक है, वो लिस्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, प्रणब झा साहब, क्या आपको लगता है जैसा कि दावा किया जा रहा है, पूरा विपक्ष जो है बीजेपी की इस शिकायत के बाद ये कह रहा है, ठीक है रशीदी साहब, प्रणब झा साहब, ये कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है इस कदम के जरिए, कैसे? ठीक है, प्रणब झा साहब, नीचे है। पॉइंट नंबर 5, पिछले साल 38,000 किलोमीटर शांति कराएं, शांति करा लें मुंबई में, तो उसके बाद कोई कुछ बोले। भाजपा के लोग जब बोलते हैं तो आप किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है। इनसे कहें डेमोक्रेसी में सुनना पड़ता है। झूठ बोलना शुरू कर दिया। और ये क्या बीजेपी के लोगों ने झूठ का ठेका ले लिया क्या? 30 पैसे किलो झूठ आप भी बोलेंगे क्या? क्या हाल है? और आप जहां समीर, डिबेट आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चुप कराएं। पंखुड़ी एक मिनट, सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, पंखुड़ी जी एक मिनट, एक्सप्रेसवे बनाई। प्रणब झा आप बोलिए। 5 साल में सिर्फ 302 समीर, पंखुड़ी एक मिनट हो गया। पंखुड़ी आपने कह लिया, अपनी बात कह ली। प्रणब झा को भी सुन लीजिए। प्रणब झा आप बोलिए। तू मैं कौन झा साहब बोलिए आप। ग्राम सड़क योजना के तहत ये शांत तो करवा लें। इसमें मुझे अपनी आवाज थोड़ी सुननी है समीर भाई साहब, मुझे तो और लोगों को बतानी है बात। मैं एक बात बताऊं, मैं अपनी संजू जी, मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। बैठी हैं, ऐसा मत कीजिए प्लीज, उनको बहस की मर्यादा बना कर रखिए। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं। नहीं मानेंगी। प्रणब झा जी बोलिए। वो नहीं मानेंगी, वो पढ़ी लिखी है, विदेश में काम करके आई हैं जी। मैं उनको भी मुखातिब हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता था, बहुत मैं सम्मान करता हूँ उनका, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो बड़े ओहदे पे काम करती थी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, और जो लोग राजनीति में आ रहे हैं नए, जो लोग, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जिस पार्टी की वो पक्षधर हैं, जिनकी वो राजनीति कर रही हैं, जिन नेताओं की वो तरफदारी करती हैं, वो अगर फेल हो जाते हैं, वो अगर नाकामयाब रहते हैं, वो अगर अपने वादों में खरे नहीं उतरते, तो इस तरह की दलीलें देनी पड़ती हैं। इस तरह की मजबूरी होती है, चिल्लाहट करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। आप ये देखें, अगर इस सरकार ने काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती।
अगर सरकार ने काम किया होता तो ये जो है ये गाय और गधे की बात नहीं करनी पड़ती। अगर इस सरकार ने काम किया होता तो आज प्रधानमंत्री घुटनों के बल नहीं खड़ा होता मंच पर उत्तर प्रदेश में वो व्यक्ति जिसको 73 सीटें मिलकर आई। कमीशन में कंप्लेंट मैं आज की इस ऊपर मैं बात कर रहा हूँ समीर, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं आप उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं उसका मैं जवाब दे रहा हूँ रोका जाए कि अगर सरकार ने काम किया होता, एक साल में ये भी अगर सरकार ने काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती, ये कंट्रोवर्सी नहीं होता। ये मजबूरी है, जब सरकारें काम नहीं करती तो इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, लोगों से झूठे वादे करने पड़ते हैं कि हमारी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट मीटिंग में हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, ये झूठ बोलना पड़ता है। उनकी मजबूरी है, उनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, राजस्थान में, क्या उन्होंने वहां किसानों का ऋण माफ कर दिया? कौन है आप जो बुर्का उतारने की बात उत्तर प्रदेश में किसका ऋण माफ करेंगे? होते कौन है? आपने देश को दिया क्या है? ये सरकार जो है, अगर ये सरकार काम की होती तो ये बात करने की नौबत नहीं आती, आप लोगों को ये लोगों को भड़काने का काम नौबत नहीं आता। मैं ये बात कह रहा हूँ और ये बात समझनी चाहिए आपको। ये बहस जो है ये उलूल जुलूल बहस है, ये बेकार का बहस है। लोग को अननेसेसरी आप इन्वॉल्व करते हैं और लोगों का समय बर्बाद की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पहचान जाहिर करने की बात हो रही है। आज तक ये बात आप कह रहे हैं, बीजेपी मैं अपनी बात कह रहा हूँ और आप लोगों की दुखियों को उठा रहे हैं। पंकुरी एक दिक्कत ये है क्या ओवर रिएक्शन हो रहा है क्या इस पर? नहीं देखिए समीर जी, ओवर रिएक्शन वाली कोई बात नहीं है। अगर इन लोगों ने शिकायत करी है, इलेक्शन कमीशन उसमें तय करेगा। बात सिर्फ ये है कि चुनाव का समय है और अगर एक किसी भी समुदाय में ये डर बिठाया जाए कि आप लोग अगर वहां पे, और वो भी महिलाओं में, कि अगर आप वोट डालने आएंगे तो आपके साथ बदतमीजी हो सकती है, आपका बुर्का नकाब हटाया जा सकता है, तो ये चीज गलत है। और एक जो ये सारे मुसलमानों को जिस तरह से गलत नजरिए से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग फ्रॉड करते हैं, ये लोग डबल वोटिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो एक गलत भावना, और सिर्फ बुर्के की बात नहीं है, देखिए चाहे शमशान कब्रिस्तान की बात थी, चाहे कसाब की बात थी, एक आतंकवादी जिसको हमारे देश ने फांसी दे दी, ये उसको वापस चुनाव में लाया। ये कसाब की बात अगर क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि ये एक समुदाय को घोषित करना चाहते हैं कि ये आतंकवादी है, जबकि इनके खुद के पार्टी के लोग पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी करते पकड़े जाते हैं इनके लोग। तो देखिए, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आपके लोग जो ISI के लिए जासूसी कर रहे हैं, उन्हें मोटी रकम मिल रही है इसलिए कर रहे हैं। तो ये बात आप समझिए, क्योंकि देश समझ चुका है और उत्तर प्रदेश जवाब दे चुका है कि अब हम हिंदू मुसलमान पे नहीं बटेंगे। पूरा चुनाव खत्म हो गया। मोदी जी ये नहीं बता पाए कि मैंने उत्तर प्रदेश में क्या किया है, इनका एक सांसद नहीं बता पाया कि मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या किया है, ये कुछ नहीं बता पाए, फेल हो गए। तो पुराना हिंदू मुसलमान कार्ड निकाल के फेंक दिया कि ये लो, ठीक है, बट जाओ, ठीक है, और हमें जिता दो, पर ऐसा होगा नहीं। संजू वर्मा जी, जो कि ऑल इंडिया जो कमाल फरूकी जी ने कहा, समीर जी, हाँ समीर जी, कमाल फरूकी में एक चीज खाली बोलना चाहती हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दो वरिष्ठ मेंबर्स हैं, कमाल फरूकी और खालिद रशीद। इन दोनों ने कहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दो मेंबर्स हैं, खालिद रशीद और कमाल फरूकी। मैं कमाल फरूकी से कई बार सहमत नहीं हूं, बट उन्होंने भी कहा है, आगे बोलिए क्या कहा उन्होंने? हज जाने के वक्त वो पासपोर्ट के लिए अपना वेल उतार सकती हैं, निकाब बिना पहने फोटो खिंचवा सकती हैं। आपको कहीं कॉमन सेंस को जाता है कि नहीं आता है? हज एक इबादत है, इलेक्शन सियासत है, कहाँ जोड़ रही है उसको? आप इबादत करिए, फोटो खिंचाए, रशीदी से कहाँ जोड़ रही हैं आप? रशीदी साहब समझिए, वो कहने की कोशिश क्या कर रही है? नहीं समीर भाई, आप इबादत को सियासत से कैसे जोड़ सकती हैं? आपको आपकी तमीज पर पता चल गया, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी इंटेलेक्चुअल हैं, आपका पता चल गया सब लोगों को। आप सियासत को इबादत से जोड़ रही हैं, वीजा करवाते वक्त नहीं, सियासत को इबादत से कैसे जोड़ सकती हैं? इमिग्रेशन चेक के वक्त वो इबादत है, उसके लिए जरूरी है। आप सियासत के बीच में बैठ जा रहे हैं, आप भी जरा सभ्यता से बात करिए। इलेक्शन आप वोटर आईडी कार्ड जब बनता है, वोटर आईडी कार्ड जब बनता है, जब भी और अच्छा करिए तो आप जो है शोभा नहीं करना जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। रावत साहब उनका ये कहना है, रावत साहब उनका ये कहना है कि जब पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने में कोई ऐतराज नहीं है तो उसके लिए क्यों ऐतराज होगा? ये उन्होंने कहा है।
इसको मिस इंटरप्रेट ना करें ना, इसको मिस इंटरप्रेट ना करें, जो वो कह रहे हैं वही समझिए। जब पहचान पत्र बनवाया तो हमने फोटो खिंचवाया है। मैं आपसे एक बात बिल्कुल इसका जवाब यही है। जब आधार कार्ड बनाया कहना चाहता हूँ, ये हज को कहां से घुसा दिया इन्होंने बीच में? समीर, मैं आपसे बात हर मामले में धर्म को ले आते हैं, हर मामले में धर्म को ले आते हैं। रावत साहब, धर्म को बीच में लाया जा रहा है, रावत साहब, धर्म को बीच में लाया जा रहा है बिना बेवजह। बिल्कुल भी धर्म की बात नहीं है। हकीकत ये होता है कि जब आप वोट डालने जा रहे हो, आप अगर पासपोर्ट की फोटो खिंचवाने जा रहे हो तो आप बुर्के को हटाते हो, फिर वही पासपोर्ट ले आए आप। उसमें तो कोई एतराज है ही नहीं, उसमें एतराज है। आप उस बुर्के को हटाकर रशीदी साहब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए रशीदी साहब, जब आप बुर्का हटाते नहीं हो तब दिक्कत आती है। आप लोगों को मुसलमान नजर आता है, आप लोगों को धर्मी नजर आता है। जब आपने काम ही ऐसा कर रखा है तो मुसलमान ही नजर आएगा। नफरत की राजनीति नजर आती है, नफरत की राजनीति आप लोगों ने कर रखी है, आतंकवाद आप लोगों ने फैला रखा है, हिंदुस्तान आप करते हो, तलाक आप करते हो, आतंकवादी बीजेपी के लोग हैं, तलाक आप करते हो, 4 पति आप करते हो, आप करते हो ऐसे। आतंकवादी हिंदू कोई काम ऐसा नहीं करता। रेपिस्ट बीजेपी के लोग हैं। आप बोलने की खूबी नहीं, आपको बोलने का सुनिए, कैसे स्त्री से बात करते हैं, तरीका नहीं है। रावत साहब, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात पहचान जाहिर होने की है। रावत साहब, यही रहोगे। इतना गुस्सा मत होइए रावत साहब, इतना गुस्सा मत होइए। और समीर, आप क्या डिबेट कंडक्ट करा रहे हो, लड़ाई करवा रहे हो हिंदू और मुसलमान पर? आप कैसे इमाम हैं, आप कैसे मौलवी हैं, आप कैसे धर्मगुरु? रावत साहब, आपको महिलाओं से बात करने की आप खड़े होकर तमाशा देखें और क्या आप गुस्सा मत होइए। रावत साहब, किसी को दोनों का फिल्टर डाउन करिए। समीर, दोनों का फिल्टर डाउन। रावत साहब, ऐसे सारा वक्त निकल जाएगा। अरे नहीं समीर भाई जी, ना इनको बात करने का शर्म आती है ऐसे। बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यहाँ पर पहचान जाहिर करने की है। रावत साहब, इसको तो समझिए। रावत साहब, और किसकी बात करा रहे हैं आप क्यों करने दे रहे हैं इनको ये बात? आप कैसे कर रहे हैं? मैं बहुत देर से आपकी बात कर रहा हूँ, आप लगातार महिलाओं को आगे बताइए, आपने पूरी तहरीक समीर, मैं एक बात करना चाहता हूँ, खत्म कर दिया आपने। रशीदी साहब, रावत साहब, फिर तो आप ही बोलेंगे, फिर तो आप ही लोग बोलेंगे, आप ही लोग बोल लीजिए, आप ही लोग बोल लीजिए। ये लोग आप रुकवा सकते हैं, हर गुरु किस तरह से व्यवहार करते हैं आज देख लेना, फिर देश को लोग। आपने देखा कि इन्होंने 4 बार रावत साहब, धर्म गुरु किस तरह से बिहेव करते हैं ये देख लेना, फिर देश को लोग। आप तमाशा करवा रहे हैं। अगर आप लोग किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, तीनों महिलाओं को ये समीर, आपने प्लेटफॉर्म दिया, आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आप रुकवाएं उनको। आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना। आपकी जिम्मेवारी है इस देश के नागरिक के नाते कि आप रुकवाएं इसको। आप महिलाओं के साथ ये व्यवहार करोगे, महिलाओं के साथ ये व्यवहार करोगे आप? इनके अमित शाह तड़ी पार है, इनके अमित शाह इनको चुप कराएंगे आप उसे बात करिए ना। आपको किसी भी महिला के सामने सलीके से बात करनी चाहिए। मुसलमानों की एक तहजीब होती है बात करने की, इस तरह से कोई बात नहीं करता। एक मिनट रावत साहब, आप नरेंद्र मोदी से कह दीजिए सम्मान देते, आप उनसे बात करिए, आपके सामने ऋतु सिंह जी बैठी है, तभी से बात करनी चाहिए। आप बोलवाइए। रशीदी साहब, चुप होंगे आप? रशीदी साहब, एक मिनट। ऋतु सिंह जी, हिंदुस्तान का प्राइम ऋतु सिंह जी, तो बिना मतलब लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है क्या? इस तरह के भाजपा चाहती है आप उसमें उनकी मदद। देखिए, ये भाजपा के चाहे धर्मगुरु हो चाहे इनकी प्रवक्ता हो, इनकी जो सोच है ना वो सामने चैनल पे दिखाई देती है कि ये हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कैसे करते हैं और ये किस नजरिए से देखते हैं। ये आज चैनल पे सब लोगों ने देखा है, प्रवक्ता को भी देखा है और धर्मगुरु को भी देखा है। तो कम से कम हमने तो सभ्यता नहीं तोड़ी। पंकुड़ी भी बैठी है, मैं भी बैठी हूँ। ये क्या कहते हैं बीजेपी की प्रवक्ता है किस तरह से ब्लेम कर रही है हम पे, नहीं अच्छी बात नहीं है ना। अगर आप ऐसे ब्लेम करेंगे, आप एक महिला है और महिला पे ही आरोप लगाएंगे तो फिर भाजपा का चेहरा तो सामने दिखाई देगा। और इनके आप देखिए भाजपा के जितने भी नेता हैं औरतों के बारे में जो इनके शब्द होते हैं, आज इनकी जो होते हैं वो ढाल बन के खड़े। तो आज भाजपा की औरतों का चेहरा दिखाई दे रहा है। प्लीज उसके बारे में बोलिए। आज भी दलित सबसे पिछड़ा वर्ग है यूपी में। आज दलित सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है यूपी में। बताइए ना मुझे, कांग्रेस और बीजेपी इतने समय से बैठी है, क्या कहना है? बीजेपी का एक सवाल ये है कि मायावती अगर खुलकर कहे इतने टिकट दिया, मुसलमान हमें वोट दे, तब ध्रुवीकरण नहीं होता। आजम खान जब बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र करें अपने बयानों में, तब ध्रुवीकरण नहीं होता। बीजेपी अगर कुछ करती है तो ध्रुवीकरण हो जाता है। बसपा को तो रहने दे, पत्थर वाली सरकार को। एक बात कहना चाहूंगी, पत्थर वाली सरकार तो समाप्ति की तरफ है। राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हो चुके हैं, और इस देश में बहुत ज्यादा युवा लोग हैं
जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। ये बात जनता को समझनी होगी कि जब कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है तो उसमें सिर्फ नुकसान मुसलमान का नहीं होता, उसमें नुकसान हिंदू का भी होता है, हिंदुस्तान का होता है। क्योंकि जब लोग आपको हिंदू मुसलमान पे बांटने की कोशिश करते हैं तो वो जो आपके बुनियादी मुद्दे हैं उनसे आपको हटाते हैं। वो जो बातें होनी चाहिए, आज देखिए उत्तर प्रदेश में जब से मोदी जी ने शमशान कब्रिस्तान किया है, हम यही चर्चा कर रहे हैं, हम कोई और चर्चा ही नहीं कर पा रहे। पूर्वांचल की क्या समस्याएं हैं, पूर्वांचल में इस समय चुनाव है, पूर्वांचल के मुद्दों पे हम बात ही नहीं कर पा रहे। प्रणव झा जी, क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये? लास्ट कमेंट। मैं आपसे मेरा प्रश्न आपसे, समीर, बाकी लोग जो हैं वो तो उनकी बात छोड़िए, मेरा प्रश्न आपसे है। आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है हम 5 लोगों को अपनी बात करने का, मुझे ये बताएं कि क्या कोई आदमी इस देश में बगैर वोटर आई कार्ड के वोट कर सकता है? हाँ या ना? नहीं कर सकता। कोई आदमी जब वोटर आई कार्ड के बगैर पोलिंग नहीं कर सकता, बगैर उसका वोटर आई कार्ड और उसके चेहरे के मिलान के वो वोट नहीं डाल सकता, तो फिर आप बहस किस मुद्दे पे कर रहे हैं जी? क्यों आग लगा रहे हैं आप? यार ये बहस किस बात की है? जब कोई आदमी बगैर फोटो से वेरीफाई हुए वो जो वोट डाल नहीं सकता, दे रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड किसी और बहस किस बात की कर रहे हैं? महिला कोई और की बात कहां होती? आप क्यों आग लगा रहे हैं? आप आग क्यों लगा रहे हैं? आप यदि हिजाब लोग वहां अंधे खड़े होते हैं पोलिंग बूथ पर, वे पास नहीं होता, पुलिस नहीं है वहाँ, इलेक्शन एजेंट नहीं है, क्या पार्टियों के एजेंट नहीं है वहाँ की बात कराती रही है। इनको ये तो सिर्फ ठीक है, चलिए। बीजेपी को इस बात की आशंका है कि बुर्के के अंदर जो महिलाएं आ रही हैं वो फर्जी वोट डाल सकती हैं, इसलिए शिकायत की गई है, जबकि विपक्ष ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मंडे को फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे, तब तक के लिए शब बखैर।